और निर्दलीय कोई सांसद होता है उसके लिए एक धर्म संकट की सी स्थिति होती है, क्योंकि वो किसी पार्टी लाइन से तो जुड़ा नहीं होता। लेकिन जब प्रश्नकाल और शून्यकाल में अगर उसका कोई सवाल लगता है वो नहीं पूछा जाता तो उसके लिए थोड़ा सा विकट स्थिति बन जाती है। एक्चुअल में आप जो बोल रहे हैं वही मैं कल भी की बात कह रहा था। कल मैंने इस पे प्रोटेस्ट भी किया बाहर जी। आपको पता ही होगा कि हमारा दमन दीव जो है वो साउथ गुजरात के सूरत से लेकर दाणू तक जलमग्न हुआ और वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हुई। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हुई, लोगों के घर डूबे, लोगों के बेचारे गरीबों के पूरे सालों की मेहनत पर पानी फिर गया और सारी चीज़ें उसकी समाप्त हो गई। हमारे यहाँ मछुआरे हैं तो मछुआरों की नावें 10 जितनी नावें पूरी तरह से 100% लॉस हो गया। 20 नावें बह गई, कितनी क्षतिग्रस्त हो गई और व्यापारियों को या छोटे कर्मचारियों को या गरीबों को बहुत नुकसान हुआ। उस विषय पे मैं कल बोलना चाहता था, कॉलिंग अटेंशन भी लगाया था, जीरो भी लगाया था, मगर दुर्भाग्यवश ये टकराव की वजह से मैं नहीं बोल पाया। तो जीरो भी बहुत मुश्किल से लगता है, प्रश्नकाल में भी 15-15 दिन से हमें मेहनत करनी पड़ती है और हम जब बोलने की बारी आती है तब ये गतिरोध के चलते हंगामे की वजह से हम उस बातों को नहीं रख पाते। और हमारे निर्दलीय के लिए मैं आगे भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो ना लेजिस्लेशन है, हमारे यहाँ असेंबली नहीं है, हमारे यहाँ राज्यसभा में भी सीट नहीं है। ले देख के मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एकमात्र सांसद हूँ लोकसभा में, और साथ में मेरा कोई पार्टी भी नहीं है कि मेरी ओर से मेरी पार्टी के लोग रजुआत करें। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए हमारे प्रदेश की बातों को रखना, हमारे प्रदेश की समस्याओं का समाधान ढूंढना मुश्किल होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है और मैं तो चाहता हूँ कि सेशन का 1 मिनट भी जाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं और उम्मीदें होती है कि सदन चलेगा तो उनकी समस्या का समाधान होगा। और जब ये बहस से नहीं होती और फिर ये हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो बड़ा कठिन और बड़ा दुख होता है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बिल को लेकर ही बात कर रहे हैं और हमारे संवाददाता ने भी बताया कि पहली बार देश में 2024 में पेपर लीक को लेकर कानून बनता है, लेकिन 2 साल के भीतर ही हमें उसमें अमेंडमेंट लाना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है जिस तेजी से ये दौर बदल रहा है, अब पेपर लीक और एक तरह से कहा जाए पेपर लीक का मामला एक संगठित नकल पर प्रभावी अंकुश लगाना तो है, लेकिन इसका स्वरूप क्या पूरी तरह से समय के साथ बदल चुका है, यह आर्थिक अपराध की तरफ जा चुका है, इसीलिए अमेंडमेंट लाना जरूरी है? बिल्कुल लाना जरूरी था, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार और कई सालों से बार बार पेपर लीक हो रहे थे। तो कानून, जब तक आपको ऐसा कानून चाहिए जिससे लोगों में, पेपर लीक करने वाले लोगों में डर भी रहे। और मैं ये भी मानता हूं कि कठोर कानून आवश्यक है, और काफ़ी बार जो है वो कठोर कानून से हर बात की समस्या का समाधान नहीं होता है। पर मेरा मानना है कि कानून कठोर होने चाहिए, और मेरा ये भी मानना है कि कानून से ही ये काम भी समाप्त नहीं होगा। पूरी परीक्षा व्यवस्था को भविष्य की चुनौती के अनुरूप मजबूत हमें बनाना होगा। इसलिए भी ये जरूरी है कि हमें उस व्यवस्था को भी सुधार करना होगा। पर ये अमेंडमेंट बिल बहुत जरूरी था, और एक प्रकार से लोगों को अब एक डर जरूर रहेगा कि ये अगर पेपर लीक जैसे मामले में हमारा नाम भी शामिल हुआ तो ये कानूनी अपराध बनकर उनके भविष्य को जो है वो बड़ा खतरा मोल ले लेंगे और उनके भविष्य को भी नुकसान करेगा। क्योंकि ये पेपर लीक जो होता है वो केवल एक व्यक्ति के लिए नुकसानदायक नहीं होता, और कितने लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का जो लोगों की परिश्रम होता है और उनका भविष्य जो निर्भर करता है उसका भी उनको जो खतरा आता है उनके भविष्य पर, तो उसका कानूनी प्रावधान मजबूत होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर संशोधन हो जाता है इस विधेयक में तो संगठित अपराध की श्रेणी में आ जाएगा पेपर लीक, और 7 साल तक कैद हो सकती है, 10 साल तक का भी सजा का प्रावधान हो सकता है, और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये प्रावधान आपको लगता है कि उतने कड़े हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर विराम लग सकता है? मैं वापस कह रहा हूं कि कठोर कानून से ही काम नहीं चलेगा, हमें व्यवस्था में भी सुधार करने होंगे। एक्चुअल मसलन जैसे किस तरीके के सुधार होने चाहिए? मैं तो ये कहता हूं कि परीक्षा व्यवस्था में ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए कि जो पेपर जहां से बनता है वहां से पहुंचता है तक वो ट्रैकिंग हो, और इसके अनुरूप
हमारी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। बाकी हम जितना भी कानून लाएंगे उसमें तो कम ही है। और मैं तो इसमें और भी जोड़ना चाहता हूं कि 7 साल की सजा तो है ही, पर जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसमें बेल का भी प्रोविजन नहीं होना चाहिए। काफी बार क्या होता है कि एफआईआर रजिस्टर होती है, आदमी पकड़ा भी जाता है और फिर क्या होता है, वो बेल ले लेता है और छूट जाता है, और फिर वो कानून की कमजोरियां का फायदा उठाकर वो बाहर आ जाता है। तो ये डर और माहौल जो खौफ है उसके जहन में रहता नहीं। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल में ऐसी प्रोविजन भी डाली जाए कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो तब तक उसको बेल ना दिया जाए। अगर आदमी दोषी है तो तुरंत उसको जेल में से ही उसको सजा मिल जानी यानी चाहिए। फास्ट ट्रैक का भी जो बिल्कुल। प्रावधान रखा है प्रधानमंत्री ने, जिसकी घोषणा की है, तो फास्ट ट्रैक का प्रावधान भी जो है कारगर सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है वो बहुत ही जरूरी था। पर इस फास्ट ट्रैक में भी मैं तो मानता हूं कि फास्ट ट्रैक में भी उनके लिए प्रोविजन यही होना चाहिए कि बेल का उसमें प्रोविजन होना ही नहीं चाहिए। फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चलाए जाए और उसमें मामले को निस्तारित करके ही फैसला दम लिया जाए। अगर दोषी है तो दोषियों पे सख्त कार्यवाही हो। और काफी बार हमने देखा है, व्यवस्था में सुधार की मैं बात इसलिए भी कर रहा था कि जो ऐसे मामलों में छोटे छोटे कर्मचारियों पे कार्यवाही होती है, कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी फीस पकड़ी जाती है और बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो बच निकलते हैं। बिल्कुल। तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो उसमें ऐसा ही होना चाहिए कि जिम्मेवार तय होनी चाहिए और जिम्मेवार व्यक्तियों पर संस्थागत जिम्मेवारी तय करके उन व्यक्तियों को ही दबोचना चाहिए और उन पे ही अपराध दर्ज होना चाहिए और उसको ही सजा मिलनी चाहिए जो हकीकत में जवाबदेह है। बाकी हमने काफी बार देखा है कि एफआईआर होती है, हमारे स्टेटमेंट आते हैं, फिर हम देखते हैं तो सालों के बाद वही स्थिति वापस आती है। हमने काफी बार वो भी किस्से देखे हैं, एक ही आदमी जो है जो बार बार यही काम करते जा रहा है, ऐसे भी हमने देखे हैं। जो एक ही पेपर लीक में आदमी शामिल था वो आगे चल के 2 से 3 मैटरों में भी आया। तो उसका कारण यही है कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि अभी भी इससे भी बड़ी कड़ी सजा हो। मैं तो ये कहता हूं, समय पर न्याय ना मिलना ये बहुत बड़ी बाधा रही है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, यानी 2024 में कानून कड़े थे लेकिन जल्द से जल्द फैसला आए, जल्द से जल्द सुनवाई हो, ये एक बहुत बड़ा टूल होगा कहीं ना कहीं इस बिल में। उमेश भाई, एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है, जिस तरह से आप बात करें ना, हर एक की जवाबदेही तय हो। महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि संशोधन केवल अभ्यर्थियों या बिचौलियों तक अब सीमित नहीं है। अब क्या हो रहा है, परीक्षा कराने वाले एजेंसियां, सेवा प्रदाता जो हैं, अगर कोई संगठित नेटवर्क शामिल है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। तो आपको लगता है इससे पूरा जो एग्जाम इकोसिस्टम हमारे देश के अंदर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल अप होने वाला है अब, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, परीक्षा व्यवस्था में सुधार, एक पूरा इकोसिस्टम बदलेगा। प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी वेंडर्स, डेटा हैंडलिंग, सर्विस प्रोवाइडर्स समान रूप से जवाबदेह होंगे। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता साफ होगी। बिल्कुल, ये और लोग वही तो चाहते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो युवा है, वो अपने पूरे साल की मेहनत करता है, सालों की परिश्रम होता है और वो चाहता है कि उसका पेपर जो है वो पारदर्शी हो और साथ में वो पेपर लीक ना हो और उनका भविष्य व्यर्थ ना हो। तो ऐसे प्रावधान डालना बहुत जरूरी था और ये अमेंडमेंट बिल में बहुत सारी चीजें और भी है जो उसमें डाली गई है, जिससे ये पेपर लीक जैसे वारदात करना मुश्किल होगा। पर मैं वापस यही बातों को वापस दोहरा रहा हूं कि उसमें हमारे नागरिकों की भी जवाबदेही बहुत अहम होगी। तो ये बिल बहुत अच्छा माइलस्टोन बिल बनने जा रहा है। अगर उसमें कोई लूप होल है तो सब विपक्ष है या तज्ञ लोग हैं उसमें चर्चा करेंगे और जरूरत है तो उसमें सुधार भी करेंगे। पर यह बिल सबसे सक्षम और मजबूत बिल बनकर आना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे। सरकार बहुत खुले मन से कह रही है, अगर आप खुलकर चर्चा करिए, कोई संशोधन है, कोई आपकी तरफ से सुझाव है, हम उसे भी शामिल करेंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए और लगातार मैं वही बातों को उठा रहा हूँ। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर दिक्कत क्या है? आप सदन की चर्चा से ही, संवाद से ही तो ये समाधान ढूंढोगे क्या? अगर आप रास्ते पे और सदन के बाहर ही ये सारे निपटारे हो जाते तो फिर ये सदन की जरूरत क्या है? फिर ये चुनाव प्रक्रिया की क्या जरूरत है? अगर आप लोगों को बाहर ही, सदन के बाहर ही चिल्ला कर
या स्वर बकोर करके आप पार्लियामेंट में हंगामा करके ही अगर आपको ये कर लेना है तो फिर एक चुनाव प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। रास्ते पे जो आंदोलन हुए, रास्ते पे जो लड़ाई लड़ी जाती है उसका अलग वे होता है। अगर हम नेता चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको हमें चुना ही इसलिए है कि हम सदन में उस बात को लेकर उठानी चाहिए, सदन में लड़ना चाहिए उस मुद्दों को लेकर, सरकार जब कह रही कि बिल ला रहे हैं, और हमने ये देखा कि नीट पेपर लीक के बाद जो आंदोलन हुआ उसके बाद छात्र भी अपनी मांग लेके घर चले गए और उन्होंने जो मांगे कही उसमें से प्रधान जी का भी इस्तीफा हो गया। उसके बाद भी फिर विपक्ष से हंगामा करके समय बिगाड़ रहे हैं। उससे अच्छा है कि बिल में चर्चा करें, उसमें अगर आपको खामियां लगती है, त्रुटियां लगती है, तो आप वो बिलों में पर चर्चा में आप सुधार कराइए। पर आप सदन में हंगामा ही मचाते रहेंगे तो ये उचित नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की ही जवाबदेही नहीं है, विपक्ष की भी इतनी ही जवाबदेही है और सदन में बैठने वाले हर एक व्यक्ति की इतनी ही जवाबदेही है। और ये बिल जो आ रहा है वो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बिल आ रहा है, उसमें हम सबकी जवाबदेही बनती है। अगर ये मामला बना है, अगर ये आंदोलन हुआ है, तो उसके लिए सरकार के साथ साथ हर एक व्यक्ति जो सदन में बैठा था उस व्यक्ति की जवाबदेही थी कि ये उसकी ही जवाबदेही है कि आंदोलन करने के लिए छात्रों को मजबूर होना पड़ा। यदि वो साथ मिलकर पहले ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए मैं वापस कह रहा हूं, सदन की लड़ाई सदन में लड़ो, बाहर नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय सांसद विपक्ष के सदन के भीतर हैं, उनके दल की अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें भी हैं, वहां पर भी ऐसा सामने आया है। कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है, पंजाब में पेपर लीक हुआ है, केरल में हुआ है, और वहां उस तरीके के प्रावधान की कोई बात नहीं कर रहा है। वो सारे विषय भी समाहित होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और ये विधेयक तो है ही, विधेयक पर आज चर्चा होगी, लेकिन विधेयक के अलावा आपने जिसका जिक्र किया कि प्रश्नकाल और शून्यकाल में बहुत ही मुश्किल से आपको अवसर मिलता है और जब सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती है तो वो अवसर भी हाथ से निकल जाता है। अगर आज के प्रश्नकाल की बात करें तो बहुत महत्व के प्रश्न हैं और आज एक विषय बहुत ही जो है आजकल ज्वलंत है और वो है ईवी वाहनों का। और ईवी वाहनों को लेकर कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2022 से अब तक बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का ब्यौरा किया है, वो जो है एक बड़ा विषय बन गया है आजकल। एक्चुअली मैं भी इसमें सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ ईवी के वाहनों पर 4% टैक्स है, 4%, जबकि सरकार उसको बढ़ावा देने की बात कह रही है। और महाराष्ट्र में 0% और गुजरात में शायद 1% ही है। तो बड़े बड़े राज्य जहाँ ये ईवी व्हीकलों को और पर्यावरण के सुधार के लिए उसको फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम और योजनाएं ला रही है, तो हमारा जैसा छोटा सा प्रदेश है जो जहाँ पर ये ईवी वाहनों की बहुत ही ज़रूरत भी है, लोगों को प्रोत्साहन देने की भी ज़रूरत है। और हमारा दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो है वो बाकी राज्यों की तुलना में कम विकसित है, वो विकसित हो रहा है। तो वैसे में मैं आज सप्लीमेंट्री में मैं भी पूछ रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में 4% है और महाराष्ट्र और गुजरात में कम है, तो हमें भी उस धारा धोरण के हिसाब से लाया जाए ताकि हमारे प्रदेश में भी ईवी वाहनों पर लोगों को जागरूकता है और वो उस पर प्रोत्साहित हो और देश के राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान भी उतना ही हो। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ राज्य सरकारें तो शायद सब्सिडी भी दे रही हैं ईवी खरीदने के लिए, जिससे लोग ज़्यादातर जो है ईवी पर आ जाएं और जो दूसरे ईंधन है, पारंपरिक ईंधन है, उनका उपयोग कम हो, क्योंकि आयात पर हम लोग जो है निर्भर हैं। और जिस तरीके से पश्चिम एशिया में घटनाक्रम चल रहा है उसको देखकर ये जो कदम है ईवी वाहनों पर भरोसा ज़्यादा जताना, ये थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में आयात निर्यात की तो बात अलग है, मगर पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। डीजल और पेट्रोल वगैरह से जो व्हीकल चलते हैं उस पर पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। वैसे में ये अब आने वाला जनरेशन जो है ईवी का ही आने वाला है। और मैं लास्ट टाइम लंदन भी गया था, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि अब वो ईंधन की जगह अब ऐसे दूसरे वे से बाहर
आगे बढ़ने की सोच आ रही है विकसित कंट्रियों में, तो हम भी उस प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहे हैं और लोगों में जागृति आना चाहिए। सब्सिडी मिलेगी तो लोग प्रोत्साहित होंगे। यही इसीलिए ही मैं वो बात कह रहा था कि हमारे यहाँ 4% है, उसको निकाल दिया जाए और वहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात की तरह कर दिया जाए और हमें भी वहाँ पर सब्सिडी मिले। पूरे देश में ये उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और सरकार बहुत राइट ट्रैक पर है कि उनको पता भी है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इतनी जनसंख्या में इतने सारे व्हीकलों को जो ईंधन चाहिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारी सरकार की तारीफ करे इतनी कम है इस बाबत पर कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी पैनिक नहीं होने दिया और उन्होंने आपूर्ति को वो सुनिश्चित किया। आपने अभी पेपर लीक को लेकर एक बात कही कि ये केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और संवेद रूप से इस पर काम करना चाहिए। कैसे इसे रोका जाए, दोनों को संवेद रूप से मिलकर आगे चलना चाहिए। क्या ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्या उसी तरीके का सहयोग विपक्ष का होना चाहिए, नुक्ताचीनी निकालने की जगह कि किस तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि E20 को लेकर जो है गलतफहमियां और भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही हैं और उसमें माना जा रहा है कि जो है इसे रोकने की बजाय विपक्ष भी अपना सहयोग दे रहा है। एक्चुअल में एक बात बताओ, ये पेपर लीक ही मामला नहीं है। हर एक मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। जहां राष्ट्रहित आता है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबसे ऊपर राष्ट्रहित होता है, देश सबसे ऊपर होता है। और जहां तक बात रही तो साथ अगर आप मिलोगे नहीं, साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो फिर लोकतंत्र का महत्व कहाँ रहा। और जो पॉलिसी सरकार बना रही है वो राष्ट्रहित में होती है। अगर आपको कहाँ दिक्कत है तो सदन में चर्चा करें और उसमें सुधार करें, मगर आप एक विरोधियों की तरह आप सोचेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ईवी को लेकर अगर आपके में भ्रम है या आप में कोई आपके पास ठोस सबूत है या आपके पास वैसे तथ्यात्मक रीजन है तो आप सदन में लाइए और उसको सुधार कराइए। जब पूरा विश्व उस ओर में दौड़ रहा है, उस ओर चल रहा है, तो हम उसके पीछे उनके विरुद्ध हम दिशा में क्यों दौड़े। तो हमें भी चाहिए कि जब विकसित कंट्री इस दिशा में पहल कर चुके हैं, अगर यदि हमारे यहाँ कई त्रुटियां हैं तो विपक्ष का काम ही है कि उस दिशा में वो चर्चा करे और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देखिए सत्ता पक्ष का जितना महत्व है इतना विपक्ष का है। विपक्ष का काम है कि अगर सत्ता पक्ष में से बिलों में या किसी मुद्दे पर वो उस विषय पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष अपनी बातों को उठाए और उस बातों को सदन में रखे ताकि सत्ता पक्ष को भी समझ में आए कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में या गलती हो रही है। मगर विपक्ष का काम यही नहीं है कि हर बात में सिर्फ विरोध करना ही काम नहीं है, सार्थक प्रयास होने चाहिए। और अब जो है सदन में भी गरिमापूर्ण, मैं तो कहता हूं कि भाई तीखी नोकझोंक हो पर गरिमापूर्ण हो। अब जो गरिमापूर्ण अंदर व्यवहार नहीं है और मैं काफी बार कहता हूं कि वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई एक राजनीति का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी सरकारें जाएगी और लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र में ये है कि सिर्फ विरोध करना? लोकतंत्र में तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी इतनी ही भूमिका है और सदन में बैठे हर एक व्यक्ति की जवाबदेही कि वो गरिमापूर्ण व्यवहार करे। जी, और सदन इसके लिए सबसे बड़ा मंच जहां अपनी बातें रखी जा सकती हैं। और जैसा हमने कहा कि दुनिया के विकास की दिशा को तय करने में ऊर्जा बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, इसलिए ये जो मुद्दा है ये भी अपने आप में काफी अहम है।